हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलिंगम डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इलिंगम डायग्राम एनसीईआरटी 12th में 6 चैप्टर में, चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर को हम जनरली मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इस डायग्राम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो और करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलिंगम डायग्राम मुझे बता दो। बिकॉज आज तक मुझे 99% स्टूडेंट्स ने करेक्ट डेफिनेशन इलिंगम डायग्राम का नहीं बताया है। वो कहते हैं कि सर मेरे स्कूल में चैप्टर फिनिश हो गया, मेरे कोचिंग में चैप्टर फिनिश हो गया, बट आज तक मुझे करेक्ट डेफिनेशन इलिंगम डायग्राम की नहीं मिली है। यहाँ पर देखो, IIT JEE 21 में एक क्वेश्चन पूछा है, इलिंगम डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोर्स डेल्टा जी वर्सेस टी, है ना, डेल्टा जी वर्सेस टी। तो डेल्टा जी वर्सेस टी, तो योर आंसर सी इज करेक्ट हियर। देखो, आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो दिया, बट मुझे अभी चाहिए करेक्ट डेफिनेशन। तो आप वीडियो को पॉज करो एंड करेक्ट डेफिनेशन देने की कोशिश करो। तो देखो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को जरा प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। यहाँ पर मेटल का मेटल ऑक्साइड बना है, किसी कंपाउंड का ऑक्साइड बना है, बट रिएक्टेंट में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1 है। रिएक्टेंट्स में क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने, ओनली 1 है। देखो, ओनली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। सो व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इलिंगम डायग्राम? It is a graph of delta G of formation of oxides versus temperature when 1 mole of oxygen at 1 atmospheric pressure reacts with element or compound to form its oxide. तो यहां पर मैंने इलिंगम डायग्राम का डेफिनेशन लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करो और इस डेफिनेशन को नोट डाउन करो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहते हैं। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है देन ओनली रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पर आप देखोगे इस ग्राफ में, ग्राफ ऑफ डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर, तो ये जो डेल्टा जी के वैल्यूज है -1200 से लेकर -100 तक सारे वैल्यूज नेगेटिव है। मतलब ये सारे के सारे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है एट गिवन टेम्परेचर्स। ठीक है। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि ये जो ग्राफ्स है, इसमें से एक ग्राफ जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस ग्राफ का स्लोप 0 क्यों है? एक दूसरा ग्राफ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इस ग्राफ का स्लोप नेगेटिव क्यों है? और लास्ट क्वेश्चन है कि 95% ग्राफ्स का स्लोप पॉजिटिव क्यों है? तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। अभी मैं आपको 95% ग्राफ्स का जो स्लोप पॉजिटिव क्यों आ रहा है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी रिएक्शंस हैं, ये सारे के सारे रिएक्शन कैसे हैं? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अगर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप सोडियम को हाथ में पकड़ते हो तो आपको 3 सेकंड के अंदर उस सोडियम को फेंकना पड़ेगा। क्यों फेंकना पड़ेगा? बिकॉज सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और सोडियम ऑक्साइड सोडियम पेरोक्साइड बनाता है और काफी हीट रिलीज होती है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, कोल के ऊपर तंदूर वगैरह बनता है, तो दैट टाइम वो कोल का बर्निंग चालू रहता है, कोल का ऑक्सीडेशन चालू रहता है ना। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज व्हाट, कि ऑल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा एच नेगेटिव लिखा। अभी जो पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, इनका डेल्टा एच क्या होगा? देखो, यहाँ पर रिएक्टेंट में 1 मोल गैस है, बट प्रोडक्ट में कोई गैस नहीं, प्रोडक्ट सॉलिड है। तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे रैंडमनेस कम हो रही है। रैंडमनेस कम हो रही है मतलब डेल्टा एच का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, ये वैल्यू आपकी कैसे आएगी? अभी पॉजिटिव आ गई, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो ये जो वैल्यू है ये विथ राइज इन टेम्परेचर, ये जो वैल्यू है विथ राइज इन टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव आती रहेगी, है ना। फिर भी आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, फिर भी आपका डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्यों? बिकॉज आपका जो डेल्टा एच है वो ज्यादा है कंपेयर टू टी डेल्टा एस, कंपेयर टू टी डेल्टा एस। पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टी डेल्टा एस फैक्टर बढ़ता रहता है, तो डेल्टा जी आपका लेस एंड लेस नेगेटिव होता है। तो देखो, ये यहाँ ज्यादा नेगेटिव है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वो लेस नेगेटिव होते जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट समझ में आया कि 95% ग्राफ्स का स्लोप पॉजिटिव क्यों है। अभी नेगेटिव स्लोप का यहाँ पर एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर अगेन
कार्बन का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट डेल्टा एच उसका नेगेटिव ही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसके डेल्टा एच के बारे में सोचो, 1 मोल ऑफ गैस से आपको 2 मोल गैस मिल रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है। रैंडमनेस बढ़ रही है मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव है। और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, द आंसर इज नेगेटिव। तो देखो नेगेटिव में आप नेगेटिव ऐड कर रहे हो तो डेल्टा जी मोर एंड मोर नेगेटिव आएगी विथ राइज इन टेम्परेचर। विथ राइज इन टेम्परेचर ये नेगेटिव फैक्टर बढ़ता जाएगा, तो डेल्टा जी आपका ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द स्लोप इज कमिंग नेगेटिव। अभी जीरो स्लोप के बारे में देखो, यहां पर ये ग्राफ जो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन की जो CO2, तो डेफिनेटली दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव ही रहेगा। 1 मोल ऑफ गैस से आपको 1 मोल गैस मिल रहा है, मतलब रैंडमनेस ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो डेल्टा एच आपका क्या रहेगा, इधर जीरो रहेगा। तो डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए इस ग्राफ का स्लोप जो है वो जीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन पेस्ट किया है। इस क्वेश्चन को आपको इलिंगम डायग्राम की हेल्प लेकर सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज करो और आंसर फाइंड आउट करो। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि 600 डिग्री सेल्सियस को आउट ऑफ दिस टू रिएक्शंस व्हिच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो मैं क्या करता हूँ, 600 डिग्री को एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये 600 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, अभी देखो मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ का डेल्टा जी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस को -1000 है अप्रोक्सीमेटली, एंड ZNO का कितना है, -500 है अप्रोक्सीमेटली। तो वैल्यूज मैं वहां पर लिख देता हूँ, 2 mg plus O2 gives me twice MgO, and delta G of formation is how much, -1000 kilojoule per mole. Similarly for ZNO, this value is given, 2Zn plus O2 gives me 2ZNO, and this value is -500. ठीक है, अभी देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। तो 1 - 2 करूंगा तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन आएगा, 2 - 1 करूंगा तो मुझे सेकंड इक्वेशन आएगा। बट उन्होंने कहा है कि दे वांट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दे वांट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 - 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा जी यहाँ पर मेरा ओवरऑल क्या आएगा, -500 आएगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन बनने वाला है, आने वाला है, दैट इज आई थिंक फर्स्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा बिकॉज उसका डेल्टा जी नेगेटिव है। तो प्लीज यार कैसे फर्स्ट रिएक्शन आता है, देखो दिस O2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दिस -2 ZNO इधर माइनस से यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो +2 ZNO plus 2 mg gives me 2 MgO plus 2 MgO and plus this 2 Zn। तो इसे कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है, देखो मैग्नीशियम ZNO को रिड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम ZNO को रिड्यूस कर रहा है, मतलब नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। बस यही तो कंक्लूजन है इस रिएक्शन का, और इसी कंक्लूजन के ऊपर 90% क्वेश्चन इलिंगम डायग्राम के रहते हैं। क्या कंक्लूजन था, लोअर ग्राफ एलिमेंट रिड्यूसेस अपर ग्राफ एलिमेंट ऑक्साइड। क्या कंक्लूजन है, लोअर ग्राफ एलिमेंट रिड्यूसेस अपर ग्राफ एलिमेंट ऑक्साइड। और यही कंक्लूजन मैं यहां पर लिखा है कि लोअर ग्राफ एलिमेंट रिड्यूसेस अपर ग्राफ एलिमेंट ऑक्साइड। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इस कंक्लूजन को लिखो, बिकॉज आगे के 90% क्वेश्चंस इसी कंक्लूजन के ऊपर होने वाले हैं। आप समझ गए ना। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों था, बिकॉज उसका डेल्टा जी नेगेटिव था, डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, तो नीचे वाला जो रिएक्शन है सेकंड रिएक्शन, उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। एक एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और इलिंगम डायग्राम को ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी अभी मैंने एक आपको कंक्लूजन बताया कि लोअर ग्राफ एलिमेंट रिड्यूसेस अपर ग्राफ एलिमेंट ऑक्साइड। तो ये जो पॉइंट ए है उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 1350 डिग्री सेल्सियस। तो बिलो 1350 डिग्री सेल्सियस मैग्नीशियम विल रिड्यूस एल्यूमिना, बिकॉज मैग्नीशियम का ग्राफ एल्यूमिना के नीचे है। एंड अबव 1350 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम विल रिड्यूस MgO, बिकॉज एल्यूमिनियम का ग्राफ MgO के नीचे है। और ये आंसर देखो, आंसर्स अगर कोई इंटेक्स क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी में तो चैप्टर के एंड में उसके आंसर्स होते हैं,
तो रीड दिस आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी का ही आंसर है, इसे आप जरा रीड करो। अभी वीडियो पॉज करके आप नीट 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा? बिकॉज ओनली मैग्नीशियम का ग्राफ एल्यूमिना के नीचे है, और कंक्लूजन क्या है कि लोअर ग्राफ एलिमेंट रिड्यूसेस अपर ग्राफ एलिमेंट ऑक्साइड। तो ओनली मैग्नीशियम का ग्राफ एल्यूमिना के नीचे है, आयरन जिंक कॉपर के ग्राफ एल्यूमिना के ऊपर है। तो देयरफॉर योर आंसर इज मैग्नीशियम। ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करो और JEE 21 का क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी मुझे अगर ZnO को रिड्यूस करना है, ZnO को रिड्यूस करना है, तो व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट्स आई कैन यूज फ्रॉम दिस इलिंगम डायग्राम? कार्बन यूज कर सकता हूं मैं, एल्यूमिनियम यूज कर सकता हूं, मैग्नीशियम यूज कर सकता हूं। तो बाय यूजिंग इलिंगम डायग्राम आई कैन प्रेडिक्ट फॉर जिंक ऑक्साइड I can use carbon, aluminum और magnesium, मतलब I can predict the reducing agent by using Illingham diagram। तो ये statement 1 true है। The choice of reducing agent for metal extraction can be made by using Illingham diagram। A plot of delta G versus temperature, this statement is 100% true। अब statement 2 के बारे में देखो। The value of delta S increases from left to right in Illingham diagram। This statement is false for 95% ग्राफ्स। बिकॉज देखो यहाँ पर 1 मोल गैस से आपको 0 मोल गैस मिल रहा है, मतलब रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एस डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि डेल्टा एस इंक्रीजेस। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स फॉर 95% ग्राफ्स। बट देखो एक ग्राफ में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, 1 मोल गैस से आपको 2 मोल गैस मिल रहा है, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर ये जो ग्राफ है, यहाँ पे तो एंट्रोपी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एस 0 है। तो स्टेटमेंट 100% फॉल्स नहीं है, बिकॉज एक ग्राफ में तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। बट जिस बुक से मैंने क्वेश्चन पेश किया है, उस बुक में आंसर दिया है डी, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट 2 को फॉल्स माना है। शायद इसलिए माना होगा कि 95% ग्राफ में एंट्रोपी डिक्रीज होता है, और उन्होंने यहाँ पे इंक्रीज लिखा है। बट ऑथर ने, मतलब एग्जामिनर ने, इस स्टेटमेंट को इस तरह से लिखना चाहिए था, द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ऑलवेज इंक्रीजेस, मतलब हम इसे 100% फॉल्स मानते थे। ठीक है, तो कभी कभी एग्जामिनर की छोटी सी गलती होती है, तो ये स्टेटमेंट पार्शियली फॉल्स है, 95% फॉल्स है, यू कैन से। ठीक है, चलो, सो आंसर इज डी। अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करो, याद आन दो। यहाँ पर एक ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो एक क्वेश्चन काफी सिंपल था। बिकॉज अबव 1400 डिग्री सेल्सियस BO2 का ग्राफ ऊपर जाता है A के, तो A विल रिड्यूस BO2 above 1400 डिग्री सेल्सियस, सो देयरफॉर योर आंसर इज बी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विच वन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड टू एक्सप्लेन दिस, मैंने कुछ ग्राफ्स को हाईलाइट किया। उन ग्राफ्स को हाईलाइट करने के बाद मुझे ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैंने एक ग्रीन लाइन ड्रॉ किया, और इस ग्रीन लाइन का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है 480 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बिलो 480 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ग्राफ है वो कार्बन के ग्राफ्स के बिलो है। एंड अबव 480 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कार्बन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज कार्बन का ग्राफ कार्बन मोनोऑक्साइड के ग्राफ्स के नीचे है। तो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन नाउ? बिलो 480 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर carbon monoxide is the best reducing agent, and above 480 degree Celsius temperature carbon is the best reducing agent। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं, सो दैट आपको ये समझ में आ जाएगा कि why carbon monoxide is the worst reducing agent in the high temperature zone। So please here, formation of carbon monoxide from carbon का जो ग्राफ है वो डेल्टा जी मोर एंड मोर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड मोर एंड मोर स्टेबल है इन हाई टेम्परेचर जोन, because the reaction highly spontaneous है। तो carbon monoxide more and more stable in high temperature zone, that indicates carbon monoxide is the worst reducing agent। As well as conversion of carbon monoxide to carbon dioxide in high temperature zone goes towards delta G is equal to 0। डेल्टा जी 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है, एंड जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज तक आती है तब स्लो हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मैं हाई टेम्परेचर जोन में यूज करूंगा तो रिएक्शन विल बी वेरी स्लो, therefore carbon monoxide is a worst reducing agent in high temperature zone। So what is the final conclusion? Above 480 degree Celsius
कार्बन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिलो 480 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये कंक्लूजन मैंने यहां पर भी लिखा है। अभी आपको कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो प्लीज यार वीडियो को पॉज करो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है 6.5 और इसे सॉल्व करो। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर पूछा है कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एट 673 केल्विन टेम्परेचर। 673 केल्विन मतलब व्हाट? 673 केल्विन मींस 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कमिंग बिलो 480, so below 480 which one is the best reducing agent? Carbon monoxide, so therefore your answer is what? Carbon monoxide। इसलिए आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6.22 एंड क्वेश्चन नंबर 6.20। ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। आउट ऑफ सी एंड सीओ विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO। वीडियो को अगेन पॉज करो एंड आंसर फाइंड आउट करो। तो देखो ये ZnO का ग्राफ है एंड ZnO के ग्राफ के नीचे कार्बन के ही ग्राफ्स हैं, तो कार्बन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज हमारा कंक्लूजन क्या था कि लोअर ग्राफ एलिमेंट रिड्यूसेस अपर ग्राफ एलिमेंट ऑक्साइड, lower graph element reduces upper graph element oxide, that's why carbon is the best reducing agent in high temperatures। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं होगा बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ जो है वो ZnO के ग्राफ को टच भी नहीं करता, ऊपर है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ कहाँ पर है? ऊपर है, और वो ZnO के ग्राफ को टच भी नहीं करता है। दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज द वर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ZnO। ऑब्जर्व दिस Lingam diagram and answer these questions। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर एक सिंपल कंसेप्ट यूज करना है कि लोअर ग्राफ एलिमेंट reduces upper graph element oxide। So see the first question, will B reduce metal oxide A or C? Answer is both। B will reduce metal oxide C up to temperature D, even B will reduce metal oxide A above temperature C। Second question, up to what temperature A will reduce B? A will reduce B up to temperature C। Third question, up to what temperature B will reduce C? B will reduce metal oxide C up to temperature D। What does point A represent? Point A represent phase transition। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर्स को नोट करो। ये जो आंसर्स है, दीज आंसर्स इन्हीं क्वेश्चंस के हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इन आंसर्स को नोट करो। अभी मैं आपको फेज ट्रांजिशन के बारे में बताता हूं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अभी डेल्टा एच और डेल्टा एस के वैल्यूज जैसे टेम्परेचर वेरी होता है तो चेंज नहीं होते। इस इक्वेशन में डोमिनेंट फैक्टर टेम्परेचर ही रहता है एंड टेम्परेचर के कारण ही तो डेल्टा जी चेंज होता रहता है। नाउ डेल्टा एस कब चेंज होगा? जब फेज चेंज हो जाएगी। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड जाता है तो डेफिनेटली रैंडमनेस बढ़ जाती है, या लिक्विड से गैस जाता है तो रैंडमनेस बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जब सब्सटेंस जाता है तो रैंडमनेस चेंज हो जाती है, ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो देयरफॉर ये टी डेल्टा एस चेंज होगा और डेल्टा जी चेंज हुआ हुआ यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाता है ना। अचानक यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होता है तो समझने का कि वहाँ पर क्या हो रहा है, रैंडमनेस चेंज हो रही है। रैंडमनेस कब चेंज हो जाती है? जब फेज चेंज हो जाती है सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस। देयरफॉर पॉइंट ए रिप्रेजेंट फेज ट्रांजिशन। और इसी के बारे में एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दिया है। वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को 2 बार रीड करो और नोट डाउन करो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को रीड करो और आंसर के बारे में सोचो। तो देखो स्टूडेंट्स, आपका आंसर बी आना चाहिए। यहां पर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, डेल्टा जी वर्सेस टी। तो यहां पर डेल्टा जी 0 है। यहां पर मैं मेटल का मेटल ऑक्साइड बना रहा हूं। अभी ये जो टेम्परेचर है बिलो विच metal oxide is stable because delta G negative है। above this temperature metal oxide is unstable because delta G पॉजिटिव है। जब डेल्टा जी पॉजिटिव आता है तो ये मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल होगा और इस मेटल ऑक्साइड को मैं सिंपली हीट करूंगा तो मुझे मेटल मिलेगा। तो दिस इज द टेम्परेचर बिलो विच द मेटल ऑक्साइड इज स्टेबल। तो उन्होंने यही पूछा है, द टेम्परेचर बिलो विच द ऑक्साइड इज स्टेबल। तो दिस इज द टेम्परेचर। The free energy change shows a change from negative to positive value. So this is the temperature where the free energy change shows negative to positive value. So this temperature के below metal oxide is stable and above the metal oxide is unstable. Therefore your answer is B.
लिमिटेशंस ऑफ इलिंगम डायग्राम, आपको मैंने जब 11 में थर्मो पढ़ाया था तो थर्मो का एक लिमिटेशन था कि थर्मोडायनामिक्स डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेम थिंग यहाँ पर मेंशन किया है कि इलिंगम डायग्राम डज नॉट से अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेसेस। तो इस क्वेश्चन को जरा रीड करो और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करो। देखो यहाँ पर उन्होंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इलिंगम डायग्राम डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट रेट ऑफ अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी और एक क्वेश्चन है नीचे, तो उस क्वेश्चन के बारे में सोचो जरा वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है स्टूडेंट्स,